आदर्शवादी बहू। सुबह सुबह रूबी बिस्तर से उठ बैठी। आज उसका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। रात में उसकी सास रेनू ने छोले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। सुबह जल्दी उठकर उसके लिए पूरी बनाने वाली थी। रूबी ने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद किया कि उसे इतना अच्छा घर मिला है। रूबी की माँ नहीं थी, हालांकि पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। फिर भी उसके मन में माँ के ममत्व की चाह सदैव बनी रही। शादी के बाद उसकी चाह पूरी हो गई। रूबी ने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई। मम्मी उठिए, मुझे देर हो जाएगी। उसने स्नेह में मम्मी की बाह पर हाथ रखा। वो कांप गई। मम्मी का बदन तेज बुखार में तप रहा था। रूबी ने उसका माथा छुआ और तेजी से अपने बेडरूम में आई। अपने पति मानव को झकझोरते हुए बोली, मानव उठो, देखो मम्मी को कितना तेज फीवर है। मानव तुरंत उठकर मम्मी के कमरे में गया। रूबी ने अपनी फ्रेंड निया को फ़ोन किया और बोली, हेलो निया, सॉरी मैं आज पिकनिक पर नहीं जा सकूंगी। मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब है। अरे यह क्या कह रही हो तुम? सब तैयार है और एंड वक्त पर तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। आज संडे है, मानव तो घर पर ही रहेंगे, वह अपनी मम्मी की देखभाल कर लेंगे। निया ने कहा, तुम ठीक कह रही हो निया, पर मम्मी को बीमार छोड़कर मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। प्लीज़ रूबी, ज़्यादा आदर्शवादी मत बनो, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। रूबी बोली, सॉरी निया, फिर कभी सही, कहकर रूबी ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी भी जाग गई। वह उठने को हुई तो रूबी बोली, मम्मी लेटे रही है। उसकी बात को अनसुना कर वह बोली, बहू तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पूरी बना देती हूँ। मम्मी आप आराम कीजिए, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मानव डॉक्टर को बुला लेंगे, तब तक आप गर्म चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए। लेकिन रूबी, ओ मम्मी जी, पिकनिक आपकी तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? रूबी ने कहा। उसने देखा मानव बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। मम्मी को वायरल था। 4 दिन तक बुखार कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहा। रूबी ने ऑफिस से सप्ताह भर की छुट्टी ले ली। इस बीच उसने मम्मी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5वें दिन दोपहर में खाना खाकर मम्मी सो गईं। रूबी बरामदे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेलियां निया और सौम्या आ गईं। अरे तुम लोग, मुस्कुराते हुए रूबी ने उनका स्वागत किया। निया बोली, हमने सोचा तुझे तो अपनी सास की सेवा से फुर्सत है नहीं, हम ही मिलाएं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ रूबी, अच्छा वाला प्रोग्राम चौपट करवा दिया। सौम्या ने शिकायती लहजे में कहा। क्या तुम लोग भी नहीं गए? रूबी ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अकेले क्या खाक एंजॉय करते? तेरे बिना मजा भी नहीं आता। सौम्या नाराजगी से बोली, जो बीत गया उसे छोड़ो रूबी, पर हम तुझे यह समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना ठीक नहीं है। सास की जरा सी तबीयत खराब हो गई और तुमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सहेलियों की बातें सुनकर रूबी ने कहा, निया कैसी बातें कर रही हो? मम्मी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वास्तव में भूल तुम लोगों की भी नहीं है। बचपन से ही लड़की के मन में सास की असंवेदनशील नारी की इमेज होती है और पूर्वाग्रह ग्रस्त लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तो सास से दूरी बनाकर रखती है। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मन में आशा थी कि अपनी सास से माँ का प्यार मिलेगा और मम्मी ने मेरी इस आस को पूरा कर दिया। मैं तो यही जानती हूँ कि निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे तो प्यार जरूर मिलेगा। मम्मी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे हैं। तुम लोग कभी उनकी डायरी पढ़ो तो तुम्हें एहसास होगा। मम्मी डायरी लिखती हैं, हमें भी दिखाओ, सौम्या ने कहा। रूबी कमरे में से एक डायरी उठा लाई और अपनी सहेलियों को देते हुए बोली, तुम लोग डायरी पढ़ो, तब तक मैं बढ़िया नाश्ता बनाकर लाती हूँ। निया और सौम्या मम्मी की जीवन गाथा पढ़ने बैठ गईं। मैं रेनू चौधरी प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठी थी, पर मेरे पति गौतम का मन किसी मरुभूमि की तरह था जिसे प्यार के कोपले खिल ही नहीं पाए। विवाह को 5 माह ही बीतते होंगे कि हम दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होने लगी।
उनके उग्र और शक्की स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। मैं एक स्कूल में इंग्लिश की अध्यापिका थी। स्कूल में घर लौटने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं सवालों के कटघरे में खड़ी हो कर दी जाती। मानव के जन्म के बाद मुझे लगा था स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह आशा भी छलावा थी। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे मानव पर पड़ने लगा था। वह अधिकांश समय सहमा रहता, दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ना तो शोर मचाता, ना ही खेल कूद में अधिक रुचि लेता। वक्त बढ़ता गया और हमारे बीच की दूरी उस समय एक गहराई में बदल गई जब मुझे पता चला उनकी जिंदगी में दूसरी स्त्री है। टीना गौतम के ऑफिस में काम करती थी। मैंने पहले उसे एक पार्टी में देखा था। जिस अधिकार से उसने गौतम को थामा था, यह बात मेरे मन को खटकी थी, पर गौतम के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, अब मुझे समझ में आया क्यों वह बेवजह मुझ पर शक करते थे। एक दिन अपनी एक साथी अध्यापिका के साथ में शॉपिंग कर रही थी कि सामने से आ रहे गौतम पर निगाहें पड़ गई। उनकी कमर में बाहें डाले टीना चल रही थी। उस रात हम दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कितनी बेशर्मी से उन्होंने मुझे स्वीकारा था कि वह मुझे छोड़ सकते थे, किंतु टीना को नहीं। जल्दी हमने तलाक ले लिया। मैं मानव पर अपना कानूनी हक चाहती थी, जिसके लिए गौतम तैयार हो गए। वह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। लोगों की सवालिया नजरें दूर तक मेरा पीछा करती थी। कभी मैं हमारे असुरक्षित भविष्य की चिंता में घुलती और कभी अपने 6 वर्ष के बेटे मानव की परवरिश करती। वह अपने पापा को याद करके रोता तो उसे संभालना बेहद कठिन हो जाता था। तरह तरह के झूठे आश्वासन से मैं उसे शांत कर पाती थी। उस समय मुझे किसी अपने की आवश्यकता थी। मैंने माँ को अपने पास बुला लिया। 2 वर्ष पूर्व पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। तब से वह अकेले ही थीं। माँ के आने से मुझे काफ़ी राहत मिली। मानव के सब कामों का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। जीवन एक बार फिर पटरी पर आ गया। एक दिन स्कूल से घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उनके पैर में प्लास्टर था। मैं परेशान हो उठी। माँ, यह कैसे हो गया? क्या बताऊं? राशन लाने बाजार गई थी, रास्ते में रिक्शा पलट गया। यह तो अच्छा हुआ ईश्वर ने मदद के लिए चिराग को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। तुम भी कमाल करती हो माँ। तुमसे किसने कहा था अकेले बाजार जाने के लिए? तभी मेरे सहकर्मी चिराग कमरे में आए। उन्होंने टेबल पर दवाइयाँ और फल रखे और बोले, इत्तेफाक से आज छुट्टी पर था, बाजार घूमने निकला था। तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ जी का रिक्शा पलटा। चिराग ने मदद की। रेनू सहारा लेकर डॉक्टर के पास ले गया, एक्सरे कराया, प्लास्टर चढ़वाया और अब सारी दवाइयाँ लाया है। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने चिराग का दिल से आभार प्रकट किया। चिराग और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से वो अक्सर माँ को देखने आने लगे थे। धीरे धीरे उनसे औपचारिकता समाप्त होने लगी। माँ भी काफ़ी घुल गई थी। चिराग जब भी आते घर का वातावरण खुशनुमा उठता। धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ रही थी। बातें करते चिराग का खामोश हो जाना और मेरी ओर खोई खोई दृष्टि से देखना मुझे कहीं भीतर तक छू जाता था। उन नज़रों का मतलब समझकर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। एक दिन माँ मानव को पार्क में घुमाने ले गई थी। एकांत के उन क्षणों में चिराग ने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं हैरत में पड़ गई थी। रेनू ने कहा, दूसरे विवाह के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा था। आप अविवाहित हैं और मैं एक बेटे की माँ। ऐसा कैसे संभव है? अविवाहित हूँ तो क्या, तुमसे 3 वर्ष बड़ा भी तो हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर जवाब देना। रात मैंने माँ को बताया। माँ उत्साहित हो उठी। रेनू, सच कहूँ मेरे दिल में भी कई बार यह ख्याल आया, पर तुम्हारी नाराजगी के डर से चुप रही। चिराग शक्ल सूरत में साधारण है, स्वभाव में हंसमुख है और हर तरह से तुम्हारी योग्य है। कैसी बातें कर रही हो माँ?
मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ ने कहा, माँ के साथ साथ तुम एक स्त्री भी हो, यह मत भूलो। पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? कुछ ही वर्षों में मानव बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तब तुम अकेली पड़ जाओगी। उस समय तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होगा। विवाह के बाद मानव तुम्हारे पास ही रहेगा, दूर थोड़ी ही चला जाएगा। बहुत देर तक माँ मुझे समझाती रही। माँ तो सो गई, किंतु मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगा। सच्ची तो कहती है माँ, गौतम ने दूसरा विवाह कर लिया, जिंदगी की सभी खुशियाँ उसने हासिल कर ली, और मेरे हिस्से में क्या आया? बेबसी, घुटन और मानव को पालने का कर्तव्य। मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा। यह कर्तव्य भी तो मैंने स्वेच्छा से ही हासिल किया है। यदि गौतम मानव को अपने साथ ले जाते हैं तो? इस कल्पना से मेरा हृदय तड़प उठा और मेरे पास लेटे मानव को कसकर खुद से सटा लिया। मैं तो जी ही नहीं पाती इसके बगैर। चिराग हर दूसरे तीसरे दिन घर आते थे, लेकिन मैं रोज ही उनकी प्रतीक्षा करती थी। मेरी स्वीकृति पाकर चिराग खुश हो उठे। मेरा मन फिर से सुखमय भविष्य के सपने बुनने लगा। इन पलों के बीच मैं भूल ही गई थी कि मानव उपेक्षित हो रहा था। कहाँ वह अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था, और कहाँ अब उसके दो दो विषय में लाल निशान थे। होमवर्क भी अक्सर पूरा नहीं होता था। उसमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी। वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। नए बन रहे संबंधों की उष्णता में मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। एक दिन चिराग के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम था। मैं तैयार हो रही थी, तभी रुआसा सा मानव मेरे पास आया। आंखों में आंसू को पीते हुए बोला, मम्मी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं काम से जा रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। तुम तब तक नानी के पास बैठकर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे, और चॉकलेट भी नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ चलूँगा मम्मी। गुस्से के आवेग में वह पैर पटककर चिल्लाया। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरा पल्ला पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं कर्तव्य में मूड सी खड़ी रह गई। उसका इस तरह का व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराया और बोला, अच्छा रोना बंद करो और तैयार हो जाओ। मुझे लगा मानव को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे चिराग के साथ सहज महसूस करने लगेगा, किंतु जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चिराग चुप्पी साधे बैठे रहे। रेस्टोरेंट में कॉफी पीने बैठे तो मैंने टोका, इतना खामोश रहना था तो आए ही क्यों थे? वह कुछ क्षण मुझे देखते रहे और बोले, अब तुम ही बताओ, इसके सामने क्या बोलूं? इसे साथ लाने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनकर मेरे मन को ठेस लगी। वह चाहते तो उस दिन उसके और अपने बीच की दूरी को कुछ कम कर सकते थे। उनका मानव के साथ घुलना मिलना जरूरी था, तभी वह उसे पिता के रूप में स्वीकार करेगा। उसके अगले रविवार को चिराग आए और बोले, रेनू जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं चिराग को घुमा लाता हूँ, अन्यथा यह भी हमारे पीछे लगेगा। चिराग के आखिरी शब्द मेरे हृदय को बींध गए। जबरन ठेलकर ही भेजा था मैंने मानव को, वह तो जाना नहीं चाहता था। रात में चिराग के साथ खाना खाकर लौटी तो माँ ने बताया कि मानव जब से लौटा है ना तो कुछ भी बात कर रहा है और ना ही खाना खाया है। मैंने सोचा मेरे अकेले बाहर चले जाने की वजह से मुझसे नाराज होगा, इसलिए उसे मनाने के लिए मैं उसके पास लेटी, लेकिन वह उठ गया और माँ के पास जाकर लेट गया। कोई और समय होता तो मैं उसे मनाकर ही दम लेती, किंतु उस दिन मैं ऐसा कुछ भी ना कर पाई। एक अजीब सा अपराध बहुत मन को घेरे हुए था, जिससे चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। मेरे पहुंचते ही उन्होंने प्रश्न दाग दिया, आजकल मानव को क्या होता जा रहा है रेनू? उसे क्या हुआ है सर? कुछ भी तो नहीं, वह बोले, दो विषय में फेल है,
वो, और तुम कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल के सबसे मेधावी छात्रों में उसका नाम गिना जाता था। उसका व्यवहार भी असामान्य होता जा रहा है। उसकी क्लास टीचर का कहना है क्लास में या तो गुमसुम रहता है या बेवजह साथियों से झगड़ा करने लगता है। मुझे लगता है उसके मन में कोई बात है जो वह खुलकर कह नहीं पा रहा है। कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटी, मैं यह बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं वरन एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। वो बच्चे स्वयं को जो अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार नसीब नहीं होता। मानव के सिर पर भी उसके पिता का हाथ नहीं है। ऐसे में तुम्हारा दायित्व दोगुना हो जाता है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा। रेनू, बच्चों को पालना, पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है। इसमें अपनी बहुत सी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या फलित होती है। सर, आपने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल में सारा दिन मैं बेचैन रही। शाम को मैंने उसे नए कपड़े पहनाकर तैयार किया तो बोला, मम्मी हम घूमने जा रहे हैं। हाँ बेटा। क्या अंकल के साथ? नहीं, बस मैं, तुम और नानी, ठीक है ना? वह कुछ आश्वस्त हुआ। आइसक्रीम खाकर और कैरम बोर्ड खरीदकर हम घर लौटे। रात में उसके पास लेटी तो उसे खुश देखकर पूछ बैठी, उस दिन तुम चिराग अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? मानव के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फिर से कुरेदा, बेटा चिराग अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? मेरा हाथ झटक मानव खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलक रहे थे। वह बोला, मम्मी, चिराग अंकल कह रहे थे तुम उनसे शादी कर रही हो। मगर मम्मी, मैं हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल? तुमसे किसने कहा तुम हॉस्टल में रहोगे? इस नई बात ने मुझे अचंभित कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा तो छोड़कर चले ही गए, अब तुम भी चली जाओगी। मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा नानी के पास। मेरा चेहरा फीका पड़ गया। अगले दिन चिराग आए तो मैं उत्तेजित होकर बोली, तुमने मानव से कहा था कि उसे हॉस्टल में रहना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे बच्चे को दूर करने की सोच रहे हो। जानते हो, मानव इन दिनों स्वयं को कितना असुरक्षित महसूस करने लगा है। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। चिराग ने एक गहरी दृष्टि मुझ पर डाली और शांत स्वर में बोले, उत्तेजित मत हो रेनू, दिमाग से सोचो। विवाह के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो कभी उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। मानव साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा। तुम उसमें और मुझ में सामंजस्य बैठाने में लगी रहोगी। इस प्रयास में हमारा रिश्ता प्रभावित होगा, जो मैं सहन नहीं कर सकता। तो तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी ममता को तुम्हारी उमंगों पर कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। मेरी बातों से चिराग का मूड उखड़ पड़ा था। गुस्से में वह बोले, तुम्हें अपने लिए पति की नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की आवश्यकता है। मेरा पति भी वही इंसान बन सकता है जो मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सके, उसे घर से दूर करने की ना सोचे। पहले ही तुम्हारे मन भावों का पता चल जाता तो मैं कभी भी इस राह पर आगे ना बढ़ती। चिराग उठकर चले गए। तब मैंने देखा दरवाजे की आड़ में मानव खड़ा था। उसे अपने सीने से लगा मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा कहना मानूंगा। रुआसी आवाज में कहे उसके शब्दों ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। माँ मेरे नज़दीक आ बैठी। उनके कंधों पर सिर रखकर मैं बोली, तुम बताओ माँ, गौतम तो छोड़कर चला ही गया,
अब क्या अपनी ममता से भी इसे महरूम कर दूं? नहीं रेनू, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे पाषाण हृदय व्यक्ति तुम्हें भी खुश नहीं रख सकता था। इसके बाद मैंने अपने जीवन की पुस्तक से चिराग का अध्याय निकाल फेंका। भविष्य में फिर कभी भी भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब जीवन में एक ही उद्देश्य था, मानव को उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना। समय आगे बढ़ता रहा और अपनी मेहनत और लगन से एक दिन वह भी दिन आया जब मानव सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसे एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई थी। रूबी मानव के साथ उसी कंपनी में नौकरी करती थी। मुझे पता चला कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो मैंने उन्हें बंधन में बांधने में विलम्ब नहीं किया। चांद सी सुंदर बहू घर में आ गई थी। आज सुबह मैंने सुना मानव रूबी से कह रहा था, मैं 6 वर्ष का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी ने सारा जीवन संघर्ष किया है। रूबी, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की तपस्या का प्रतिफल हूँ। यदि तुम वास्तव में मुझे प्यार करती हो तो मुझे एक वचन दो, मम्मी का सदैव ख्याल रखोगी। उन्हें कभी अकेलेपन की त्रसादी ना झेलनी पड़े। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आज मेरी तपस्या सफल हो गई और डायरी समाप्त हो चुकी थी। निया और सौम्या खामोश बैठी अपने विचारों में तल्लीन थी। तभी नाश्ता लिए रूबी कमरे में आई। क्या तुम दोनों ने डायरी पढ़ ली? निया बोली, हाँ रूबी, तुमने सच ही कहा था। अपने पूर्वाग्रहों के पैमाने से ही हम रिश्तों को मापने लगते हैं। अब हमें एहसास हो रहा है कि रिश्तों के प्रति हमारा नजरिया कितना संकुचित था। वास्तव में तुम्हारी मम्मी और उनकी तपस्या पूजनीय है। रूबी का चेहरा सहेलियों की बातें सुनकर खुशी से खिल उठा। उसे लगा, अगर प्रत्येक इंसान इसी तरह से अपने दृष्टिकोण को बदलकर रिश्तों को आत्मीयता से अपना ले तो जीवन कितना आनंदपूर्ण और सहज हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।